नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एमपी के सीएम यादव आजमगढ़ पहुंचे। वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची। और तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सदन में ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा छाया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। और चौथी आखिरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पर अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। बिहार की यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। सीएम मोहन यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सीएम यूपी में 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 3 बैठकें करेंगे। इसमें बीजेपी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। सीएम मोहन यादव यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया है। बता दें, जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी दी गई थी, उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव को आगे लेकर आई है। अब उनके यूपी दौरे से राज्य में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोट के आसपास राजनीति घूम रही है। पिछले कुछ दशक का चुनावी इतिहास देखें तो यूपी की राजनीति में दलित के बाद ओबीसी मुख्य रोल अदा कर रहे हैं। यूपी की 52% ओबीसी आबादी में करीब 20% यादव समाज है, जबकि राज्य की कुल आबादी में करीब 11% यादव वोट की हिस्सेदारी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब उसी के लिए कृत संकल्पित है। और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी सह कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जैसे कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यादव और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो क्या इसमें बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल वैशाली, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 20% यादव वोट देखा जाता है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में खासी कसमकस है। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मोहन भागवत जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनको यहां पर लाकर एक बार यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाह रही है, और जिसको लेकर बड़ी रणनीति है। हालांकि अगर देखा जाए, डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में खासा प्रभाव है, क्योंकि लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण को देखा जाए तो मोहन भागवत का डॉक्टर मोहन यादव का उत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव पड़ेगा। मोहन यादव का जो आज का दौरा रहा है आजमगढ़ में, उन्होंने आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की, और ये जो कार्यक्रम था अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया था, जिसपे आज डॉक्टर मोहन यादव आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष हैं और उसके साथ ही मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की। खासकर उन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव करने की कोशिश की है जहां पर यादव वोट बैंक ज्यादा है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, समाजवादी पार्टी का कोर वोट यादव और मुस्लिम माना जाता है, तो ऐसे में यादव जो वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश में 20% है। अगर ओबीसी की कुल संख्या देखी जाए तो लगभग करीब 52% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है।
जिसमें 20% यादव है और उसके बाद 32% अन्य ओबीसी आते हैं। इन सभी वोटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जातीय समीकरण के नेताओं को यहां लाकर उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से यहां जीत मिले। आज जो है 5 लोकसभा क्षेत्रों की 3 बैठकें डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ की हैं और उनमें जीत का मूल मंत्र दिया है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने नसीहत भी दी और इसके साथ किस तरीके से पार्टी के प्रचार प्रसार को और बढ़ाया जाए, खासकर अगर देखा जाए कि ओबीसी को जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, लाभान्वित किया जा रहा है, उसके बारे में बताने का काम किया गया है। और इसके साथ ही क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव आज जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और डॉक्टर मोहन यादव के उत्तर प्रदेश आगमन के बाद उत्तर प्रदेश के यादव बरादरी के जो नेता हैं वो एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करने को लेकर उनकी इच्छा जताई है और कई नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद थे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में डॉक्टर मोहन यादव के जरिए यहाँ यादव वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं हद तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता भी मिल सकती है। तो प्रशांत, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं जहाँ यादवों का वर्चस्व है? अब बिल्कुल देखिए, अगर इस तरीके की बात की जाए तो आजमगढ़ है, मैनपुरी है, एटा है, कन्नौज है और इटावा है, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर यादव बरादरी निर्णायक भूमिका में हो और बहुतायत संख्या में है। तो ऐसे में जो सीटें हैं इन पर जहां तक डॉक्टर मोहन यादव को लगाया जाएगा ताकि जो यादव वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के पास है वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो विधान परिषद में यहाँ पर सुभाष यदुवंश है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में गिरीश चंद्र यादव यहाँ पर मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। तो ऐसे कई विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े चेहरे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, तो ऐसा खासा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर एबीपी की बात की जाए, एबीपी में लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यकर्ताओं से उनका परिचय भी है। तो उन कार्यकर्ताओं को जोड़कर एक बार फिर से डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश में एक जोश भरना चाह रहे हैं, खासकर अकल विद्यार्थी परिषद के लोगों में और उत्तर प्रदेश में जो यादव का जो वोट बैंक है वो यहाँ समेटने को लेकर काम किया जा रहा है। ओबीसी की अन्य जो जातियां हैं वह भी डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से यहाँ पर मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अंदरूनी खाने में जो सर्वेक्षण चल रहा है उसके मुताबिक ये रिजल्ट आया है कि अगर डॉक्टर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर लगाया जाएगा तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह जीत हासिल कर सकती है। अगर 20% में भी अगर कहीं 5% भी या 10% भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट काट लिया तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में यादव वोट ही ऐसा है जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल की सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में इस वोट बैंक को यह समझ आने लगा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ही उन्हें फायदा दे सकती है। और क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर यादव मुख्यमंत्री में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को स्थान दिया गया है, जबकि वर्तमान में भी कहीं भी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। एबीपी से भी जुड़े रहे हैं, लगातार संगठन में उन्होंने काम किया है, पहले भी चुनावों में कई बार उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और ये दौरा अहम है और इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में भी गणित संभालने का भी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव के जरिए काम कर रही है। जी प्रशांत, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन सरगुजा पहुंच गई है। राहुल गांधी ने उदयपुर के रामगढ़ से यात्रा की शुरुआत की है। अंबिकापुर के नारायणी भवन पहुंचकर यात्रा ने विश्राम किया है। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कला केंद्र में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी हसदेव आंदोलन के आदिवासियों से मुलाकात नहीं करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि एआईसीसी चाहता है कि राहुल हसदेव जाएं, लेकिन पीसीसी ने इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर नारायणी परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और किसान कानून पर निशाना साधा है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय शेखर जो कि छत्तीसगढ़ हेड है। जी संजय जी, जैसे यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और अब इस यात्रा के जरिए लोकसभा की 11 सीटों पर
कांग्रेस मतलब बीजेपी कोई जादू कर पाएगी? कांग्रेस कोई जादू कर पाएगी? माफ कीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, उनकी न्याय यात्रा चल रही है और आज वो सरगुजा के अंबिकापुर और उसके आसपास में है। उदयपुर से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, अंबिकापुर होते हुए और आगे बलरामपुर होते हुए थी उनकी यात्रा आगे निकलेगी। यात्रा लगातार जो है रायगढ़ से उड़ीसा से रायगढ़ होते हुए और फिर कोरबा होते हुए कटघोरा होते हुए और फिर होते हुए पहुंची अंबिकापुर। पूरा इलाका ऐसा है जो कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सबसे पहले रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र, उसके बाद कोरबा लोकसभा क्षेत्र और उसके बाद सरगुजा लोकसभा क्षेत्र, साथ में वहां पर जांजगीर चांपा का भी लोकसभा क्षेत्र है। तो इस सब को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है और कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि इसके माध्यम से जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है और खासकर अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुई है उसमें कांग्रेस की जो यहाँ पर करारी हार हुई है, सरकार यहाँ से चली गई है, तो उससे जो एक डिमोरलाइज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उसमें एक नया जोश भरा जाए और पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी जाए और उसमें कांग्रेस पार्टी के पास कुछ सीटें आ जाए, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की। जी संजय जी, जैसे कि टीएस सिंहदेव जैसे बड़े नेता जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस बीजेपी का सामना कैसे कर पाएगी इस चुनाव में? न केवल टीएस सिंहदेव बल्कि अन्य जो बड़े नेता है वो भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। जैसे राजनांदगांव से बात आ रही थी कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल को लड़ाया जाए, लेकिन भूपेश बघेल भी वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। उसी तरीके से दुर्ग से जो है वो बात की जा रही है कामदेव साहू को चुनाव लड़ाने की। बस्तर से बात की जाए तो मोहन मरकाम की बात चल रही है, तो कई नेताओं की बात चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। जो नेता बड़े दिग्गज है वो इच्छुक नहीं है। इसके पीछे मूल वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि अभी जो मोदी की लहर है और खासकर जो राम मंदिर के बाद जो एक वेव बना है पूरे देश में, उस वेव में टिके रहना बहुत आई है और इसीलिए बहुत सारे ऐसे नेता है जो जिनको कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार बने, लेकिन वो उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी नाम नहीं आए हैं, चुनाव समिति की बैठक हुई है, आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिस्ट का ऐलान होगा, लेकिन मोटे तौर पे ये है जो कई सारे दिग्गज है जिनको कहा गया कि आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। जी संजय जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे तीसरी अगली खबर की ओर, जहां ऑनलाइन गेमिंग को लीगल करने के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए जो बहुत हद तक जायज भी रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्यों लीगल की जा रही है, किन भाजपा नेताओं की वजह से की जा रही, ये वक्त आने पर वो नाम बताएंगे। कांग्रेस विधायक राम निवास रावत इस सवाल पर खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से क्राइम भी बढ़ता है। सरकार गेम को लीगल कर टैक्स कमाने के चक्कर में युवाओं को तबाह करना चाहती है। रोजगार की जगह युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग में डाला जा रहा है। कई सुसाइड मामले ऐसे आ चुके हैं। अब क्या मध्य प्रदेश की योजनाएं ऑनलाइन गेमिंग से चलेंगी या सरकार अपना खजाना ऑनलाइन गेमिंग को लीगल कर भरेगी? कॉलेजों को अभी तक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से मान्यता मिलती थी, उससे संबंध थे। अब उन्हें अलग कर दिया गया है। कहाँ रखा गया है अभी ये कहा नहीं गया, अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया, मौखिक रूप से कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, वहाँ से अलग हटा दिया गया है। और मध्य प्रदेश की सरकार जुए सट्टे की तरफ मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को ढकेलने का काम कर रही है। जुआ सट्टा पहले से ही अवैध रूप से प्रदेश में चल रहा है, अब नियमितीकरण करने का वैधता प्रदान करने का काम सरकार कर रही है। जिससे देखिए, इसका विरोध हम सभी ने किया, मैंने भी किया और मैंने यहाँ पे पटल पे एक शब्द भी दर्ज कराया है कि इसे कृपया ऑनलाइन गेमिंग ना कहा जाए, इसे ऑनलाइन सट्टा कहा जाए। हमारे एक माननीय सदस्य ने उसने कहा था कि ये पहले से चल रहा है, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि चल तो रिश्वत भी रही है, ले तो रिश्वत भी रहे हैं, तो क्या उसको भी लीगलाइज कर दिया जाए? हम देश के भविष्य को, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसके भविष्य को अंधकार में डालने का काम चल रहा है, जिसका विरोध हमने आज
तो आपको बता दें कि सदन में ऑनलाइन गेमिंग का जो मुद्दा है वो छाया रहा है और यहाँ इसको लेकर कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं जो बहुत हद तक जायज भी रहे हैं। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा जो कि भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी सत्यम, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग एक तरह का सट्टा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए वैशाली, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लगातार सुसाइड के मामले आ रहे हैं। तनाव भरी जिंदगी जो बच्चे हैं वो जी रहे हैं और नजरें भी कमजोर हो रही है। ऐसा जो ऑनलाइन गेम के पहले के जो नतीजे हैं वो बेहद खराब रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी सरकार जो है मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लीगल कर दिया, जिसको लेकर के विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा। उमंग सिंघार ने कहा इस घटना में जो ऑनलाइन गेमिंग को लीगल कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता शामिल है, वक्त आने पर उनका नाम भी बताएंगे। ये जो ऑनलाइन गेमिंग है उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। आपको बता दें कई ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो चुकी हैं जिसके बाद ऑनलाइन गेम को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। चाहे पंजाब की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, ऑनलाइन गेम से करीब 51 करोड़ लोग अब तक जुड़ चुके हैं। अगर 2018 के डेटा 22,000 करोड़ की बात करें तो अब तक करीब 51 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम से जुड़ चुके हैं, जो बेहद ही खतरनाक स्थिति है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 12 साल का मासूम सागर में जो उसने सुसाइड कर लिया, छतरपुर में 13 साल के मासूम ने ऑनलाइन गेम को लेकर सुसाइड कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि कर्ज के दबाव में आकर जो बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, जो युवक हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं। तो लगातार बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर भी सवाल विपक्ष में उठा। विपक्ष का विपक्ष ने जो सवाल उठाए वो कहीं नहीं हद तक जायज रहे, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला की बात करें जो डिप्टी सीएम है वो इसको कहीं ना कहीं जायज बताते नजर आए। डिप्टी सीएम होने के नाते उनको ऑनलाइन गेम जिस तरह से उन्होंने सही बताया, और उनका तर्क देखिए, सरकार तर्क कैसे दे रही है कि टैक्स मिल रहा है, इससे टैक्स मिल रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार से टैक्स मिल रहा है? भ्रष्टाचार अगर हो रहा है और सभी इलीगल चीजों को अगर लीगल किया जाएगा तो इस तरह से भ्रष्टाचार को भी लीगल करके उससे भी टैक्स वसूल कर ले। ऐसा विपक्ष का भी आरोप है कि अगर भ्रष्टाचार की जब सभी चीजों को लीगल किया जा रहा है तो भ्रष्टाचार को भी लीगल कर दे, उससे भी टैक्स वसूल ले, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश है। तो क्या आप सट्टा से प्रदेश चलेगा? ऐसे सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा बिना पूरी जानकारी के जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है। तो इसमें जानकारी क्या चाहिए? ऑनलाइन गेमिंग से कहीं ना कहीं जो परेशान हो रहा है वो परिवार परेशान हो रहा है। कई जगह तो पूरा घर उजड़ गया है, घर बर्बाद हो गया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसकी लत में फंसे हुए हैं। जो अपना समय, कीमती समय हो रहा है वो ऑनलाइन गेमिंग में लड़के अपना बर्बाद कर रहे हैं। पहले का आंकड़ा माने तो 151 मिनट पहले ऑनलाइन में ही यूज किया जाता था, लेकिन अब का आंकड़ा देखिए तो करीब 400 मिनट जो बच्चे हैं ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता भी परेशान है। अब लीगल होने के बाद कहीं ना कहीं इसको लीगल तरीके से जब चलाया जाएगा तो 28% जिस जीएसटी की बात कर रहे हैं उससे कहीं क्राइम भी बढ़ेगा, आत्महत्याएं बढ़ेगी। भोपाल में 4 दिन पहले ही कर्ज में डूबे 3 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक बड़ी घटना थी, सड़क से उठा करके अगवा करके किडनैपिंग करके ले गए, उसको जख्मी किया गया, उसके ऑनलाइन से अकाउंट से पैसे निकाले गए, उसके परिवार वालों से फोन करके पैसे मांगे गए। तो ऑनलाइन में कर्ज में डूबे कर्ज को पटाने के लिए युवक ने ऐसे बड़े कदम उठाए थे। तो ऑनलाइन गेम कहीं से कहीं तक सफल नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन गेम का लगातार कांग्रेस भी विरोध कर रही है, आगे भी इसका विरोध होता रहेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि अब आगे देखने वाली बात ये होगी किस तरह के नियम कानून ऑनलाइन गेम में लाए जाते हैं। हालांकि नियम कानून कोई भी लाया जाए, नियम कानून का तोड़ विकाल करके जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो सब फंसते हैं और ऑनलाइन गेम में फंस करके कई जिंदगी अब तक बर्बाद हो चुकी है। वैशाली, सत्यम, जैसे कि सरकार 28% यहाँ पर जीएसटी इस पर लगा रही है जिससे कि उनके खजाने में पैसा है, तो क्या इस तरह के साधन लाडली बहना योजना की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के साधन ये हैं? देखिए वैशाली, अगर जीएसटी से खजाना भरा जा रहा है और इलीगल चीजों को लीगल करके भरा जा रहा है, तो ऐसी कई चीजें हैं मध्य प्रदेश में जिसको इलीगल को लीगल करके खजाना भरा जा सकता है। तो अगर ऐसे इलीगल चीजों को लीगल करके खजाना भरने लगी सरकार, तो किस तरह से सरकार चलेगी, किस तरह से नियम कानून चलेंगे, किस तरह से व्यवस्था रहेगी, ये सोचने वाली बात है। और खासकर जनता को अब समझना होगा कि जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को लीगल किया जा रहा है, जिस तरह से बच्चों का समय बर्बाद होगा और जिस तरह से बच्चे
लगातार मोबाइल में जुटे रहते हैं, जिससे उनकी नजरें तनाव और डिप्रेशन से भर गए हैं बच्चे। कई ऐसी घटनाएं आई, कैसे ऐसे केस आए जिसमें डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। लगातार तरह तरह की बातें होती हैं और बातों में भी ऑनलाइन गेम में देखिए सबसे बड़ा नुकसान होना है युवकों का, जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो अपना सारा कीमती समय इस मोबाइल में ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जाएंगे। पहले भी देखा गया जब पबजी का गेम आया था तो कई आत्महत्याएं हुई थी, कई लोग सुसाइड किए थे, कई लोगों को मार डाला गया था, किलिंग के भी जो है मैटर इसमें आए थे। तो इस तरह से अगर ऑनलाइन गेमिंग चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को ये दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में देगी, जिसका जवाब बीजेपी की सरकार को अब जो लीगल कर रही है उसको देना पड़ेगा। जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला अभी इसको सही बता रहे हैं, उनको बाद में समझना होगा कि किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को हमने इसको सदन में पास किया था और सदन में हंगामे के बाद भी इसको अगर नहीं रोका गया है तो कहीं ना कहीं इसको आने दूरगामी परिणाम इसके बेहद खराब है। चाहे किसी भी तरह के नियम कानून ला जाए, उनको पूरी जानकारी, किस तरह की पूरी जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी ज्यादा क्या करेंगे, 18 साल से ऊपर का लॉग इन कराएंगे, 18 साल से ऊपर लॉग इन कराने को किसी से भी लॉग इन करा लेंगे कभी भी। तो 18 साल से ऊपर जो होंगे वो युवक नहीं होते क्या? उनका समय बर्बाद नहीं होता क्या? वो बेरोजगार नहीं होता? तो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में ये जो लालच दिए जा रहे हैं, क्रिकेट से लेकर के हर तरह का जो सट्टा खिलाया जा रहा है, तो सट्टों को जो पहले प्रतिबंधित रहता था, हाल ही में देखिए कल की बात है, सीएम मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है कि ऑनलाइन गेमिंग से बच्चे बचे, युवक बचे, सब बचे। लेकिन वही आज सदन में जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को लीगल किया जा रहा है, वो बेहद सोचने वाली बात है। आगे इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे उसके लिए भी सरकार को सजग रहना होगा और कड़े नियम भी बनाने होंगे। वैशाली जी, सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और बढ़ेंगे चौथी और आखिरी खबर की ओर। पंजाब से किसान आज दिल्ली चलो मार्च के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। पंजाब के एक किसान ने बताया कि हम सुई से हथौड़ा तक सब साथ लेकर चले। उनके पास पर्याप्त डीजल और पत्थर तोड़ने के औजार भी हैं। हम गांव से 6 महीने का राशन भी लेकर चले हैं। वहीं आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बॉर्डर सील कर दी गई है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन किए कुछ थे। किसानों को मनाने के लिए सोमवार को करीब 5 घंटे लंबी बात चली, लेकिन मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल थे। लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते थे। इस पर बात बिगड़ गई। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंधु, संभू, टीकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में दखल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आइए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी। दिनेश जी, जैसे यहाँ पर किसान पिछले कई साल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि यहाँ पर किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, तो आखिर उनकी मांगों में ऐसा क्या है जो उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, पूरा नहीं किया जा रहा है? नमस्कार वैशाली, देखिए मतलब कि बड़ा दुखद है और बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जैसे कि पाले के उस तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ जो है जो रोकने वाले और प्रदर्शनकारी दोनों ही धरती पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं देखिए हमारी आपकी सभी की पृष्ठभूमि जो है कहीं ना कहीं मतलब कि किसानों के उससे ही आती है। तो देखिए कहने की बात नहीं है कि जैसे इसमें पहले जैसे कि मोदी सरकार वन जो थी, पहले 2014 में जब मोदी जी ने कार्यकाल संभाला था तो उस वक्त पहले ही मतलब आते के साथ में सबसे पहले उन्होंने एमएसपी वाले इसको और किसानों के जो हित जो उनको देखते हुए और जो एमएसपी होगी और अन्य जो है इनके लिए मतलब काफी सारी योजनाएं जो लेकर के आए थे। लेकिन चीजें वही होती है कि देखिए कहीं ना कहीं चीजें मतलब पूर्ण नहीं हो पाती है। जैसे एक कदम आगे बढ़ाया जाता है भलाई की तरफ, तो उसका देखिए और कदम आगे और लेने में कुछ समय कई बार लगता है ऐसे। और किसानों का देखिए इससे पहले जैसे कि जो मतलब कि 2-3 साल पहले हमने एक जो आंदोलन देखा जो करीब मतलब कि दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पे करीब 13 महीने तक किसान जो है टिके रहे। तो कहीं ना मतलब देखिए बोल सकते हैं कि किसान भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन देखिए दिल्ली में जैसे किसानों के आड़ में और पिछले मतलब जो आंदोलन के दौरान जैसे कुछ किसानों के आड़ में कुछ उपद्रवी या एंटी सोशल एलिमेंट्स को घुस करके जैसे कि मतलब लाल किले में कुछ और पैराना झंडे के रूप में कुछ और मतलब एक जैसे चिन्ह लगा दिया था। तो वो सब चीज थोड़ी गलत थी और जैसे कि मतलब काफी जगह मतलब जैसे कि तोड़फोड़ की घटनाएं
और इस तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की सब चीजें हुई। और उसने बहुत समझदारी का काम किया था, मतलब जो उस टाइम पे जो आंदोलनकारी थे, तो उन्होंने अपने बीच में मतलब इस तरह की निगरानी कमेटी बना रखी थी, जो कि चिन्हित करके, और पुलिस को काफी लोगों को पकड़वाया भी उन लोगों ने से। तो इस प्रकार दोबारा मुझे लगता है कि मैं उम्मीद, और आप और ये सभी इसी की उम्मीद करेंगे कि इस बार भी इस तरह की घटनाएं जो है मतलब किसानों के आड़ लेकर के कोई उपद्रव जो है इस तरह की मतलब वो चीज ना कर पाए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं समझने की बात है कि देखिए एमएसपी, जैसे आपने बताया कि एमएसपी को लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के पीयूष गोयल जी हो गए और अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री जो है 5-6 घंटे के आसपास बातचीत रही। जी। और बातचीत ठीक है, किसानों की तरफ से तो कहते हैं कि ठीक है पूरी सकारात्मक नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कुछ बातचीत तो रही होगी, कहीं ना कहीं मतलब सहमत नहीं बन पाया। अलग बात की 5-6 घंटे सर भी है कि मतलब कि हाई हेलो तक तो बातचीत रही नहीं होगी, ना चाय पीने के लिए कोई आता। तो अपने तरीके से चीजें हैं, जैसे कि मतलब पहले की जो मांगे थी करीब 14-15 मांगे हैं, तो उसमें से एक प्रमुख मांग जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे कि 3,300 केसेस किसानों पे थे, तो उसमें 3,000 केसेस जो थे वैशाली जी वो विड्रॉ कर ले लिए गए थे। लेकिन जो गंभीर धाराओं में जो केसेस रजिस्टर थे एफआईआर जो, उसके लिए की कानूनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट मतलब इन्वॉल्व बहुत है, तो उसमें देखिए समय लगता है। जो अभी जो बोले जैसे किसानों के जो मुखिया बोले, प्रतिनिधि बोले, वो चाहते थे तुरंत कार्रवाई से कुछ हो, तो देखिए तुरंत वो चीजें, किसान अपनी की गलत नहीं थी, किसान अपनी जगह मतलब जो है वो अपनी जगह चाहते थे कुछ, और जो मांगे थी उनकी, और जो मतलब जो नुमाइंदे थे केंद्र सरकार के, जो दो अन्य जो पदाधिकारी थे, वो सब भी अपनी तरीके से चाहते थे किसी तरह के जो रिफ्ट है खत्म हो और ये गति अवरोध खत्म करके और एक सुचारू ढंग से चले, क्योंकि देखिए इससे रोड जैम होने से वैशाली जी और अन्य जो वर्ग है मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर डे टू डे एक्टिविटी प्रभावित होती है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने काम पे नौकरी पे जाना है, कोई नौकरी पेशा करते हैं, तो बहुत सारी मतलब चीजें लगती है, तो वो भी देखिए मतलब कि नजर उस पर बना के रखनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल है कि मैं मतलब और आप हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी अवरोध ये खत्म हो और चीजें कहीं ना कहीं करके हो जाए। और दूसरा देखिए एमएसपी को लेकर जैसे कि एक मेन मुद्दा था, तो एमएसपी पहले से ही देखिए दिया, जैसे कि हमने देखा 80 करोड़ लोगों को जैसे कि मोदी सरकार जो है अन्न देती है, जैसे उनको खाने पीने की व्यवस्था उनकी करके रखी है, मतलब कई सालों से चल रहा है। तो वो भी देखिए कि एमएसपी में क्या होता है कि जैसे एक सीएससीपी जो है उसकी सिफारिश के पर एक मूल्य निर्धारित मूल्य जो है, जैसे कि उनकी जो लागत है, लागत के पर है कि मतलब उनका प्रॉफिट जो है वो मार्जिन को जोड़ करके और उनका श्रम जो है वो जोड़ करके और चीजें जोड़ करके, और उसके ऊपर एक मतलब खरीदी होती है, जो कि जैसे कि मतलब मानकर चलिए उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके थ्रू मतलब जनता को दिया जाता है, मतलब एक सब्सिडाइज रेट पे। तो उस प्रकार से पहले से की जा रही है, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि वो जो मतलब व्यवस्था चल रही है उसको गारंटी दी जाए। तो गारंटी में देखिए उसको भी करने के लिए केंद्र सरकार जो है उसको जो राज्य सरकार है उनके साथ में कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना पड़ेगा, जहां पर जैसे कि दूसरे जो दलों की सरकारें हैं उनके साथ कोई बातचीत करनी पड़ेगी। तो एक दिन का देखिए मसौदा नहीं होता वैशाली, ये लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसको मतलब करने के लिए भी थोड़ा बहुत देखिए किसानों को भी समझ के समय देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से हम लोग ये चाहते हैं, अगेन वही चीजें कि भाई शांतिपूर्ण जो तरीके से ये लोग अपना प्रदर्शन जैसे जो कुछ करें वो करें, और उपद्रव भी कुछ किसी प्रकार की मतलब इनकी आड़ में कुछ ना कर पाए, ये ध्यान रखें। बाकी देखिए दोनों अपनी गलत नहीं, सरकार अपनी जगह चाहती है कि गति अवरोध खत्म हो, और किसान भी चाहते हैं जल्दी जल्दी इसका जो है विमर्श करके और जो फैसला हो। तो सभी चीजें मतलब हम लोग उम्मीद ये जल्दी मतलब ये चलते हैं कि भाई जल्दी चीजें खत्म हो और अपनी तरीके से सुचारू ढंग से दोबारा व्यवस्था चल पाए। जी दिनेश जी, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।